हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कर रहे थे, जिसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का 4 पार्ट कर चुके हैं। हमने इसके पहले आपको एनर्जी का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, स्पेस टेक्नोलॉजी का पूरा पढ़ा दिया है, डिफेंस टेक्नोलॉजी का पूरा पढ़ा दिया है। दोस्तों, अभी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट नंबर 5 करेंगे। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हर साल कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों, और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं और करंट अफेयर बस लास्ट का पीटी 365 पढ़ के जाएंगे एक साल का, और उससे क्वेश्चन आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी आपका स्टैटिक से क्वेश्चन पूछता है साइंस एंड टेक में, लेकिन आपको लग रहा है कि करंट अफेयर से पूछ रहा है। करंट अफेयर का बस वो एक रेफरेंस लेता है, एक संदर्भ लेता है, लेकिन आपका स्टैटिक से वो क्वेश्चन दोस्तों पूछता है। करंट अफेयर से बस 1-2 ऑप्शन देगा, बाकी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्टैटिक है, इसीलिए स्टैटिक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने बायोटेक में 4 पार्ट कर लिया है। हम आज 5वें पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम आईवीएफ के बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी भी दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अगर उसके बारे में अगर समझें तो देखो, इसमें नाम से ही पता चल रहा है। इन का मतलब होता है अंदर, विट्रो मतलब जो है फर्टिलाइजेशन करना। ठीक है, और कहाँ पे फर्टिलाइजेशन इसमें करते हैं, तो जो माँ होती है उसके शरीर के बाहर जो हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इसमें क्या याद रखना है कि जनरली जो फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, एग और स्पर्म। ये जनरली कहाँ होता है, एग और स्पर्म जो मिलता है ये कहाँ पे मिलता है, माँ के गर्भ में मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है, गर्भ में मिलता है, यूट्रस में जो फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन ये फर्टिलाइजेशन, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन, अगर हम मदर के बॉडी में, मदर्स बॉडी मतलब माँ के गर्भ में ना करके बाहर करें, किसी टेस्ट ट्यूब में करें या कि बाहर करें, कहीं भी करें, हम लैब में करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो मदर के बॉडी के गर्भ में जो होता है वहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईवीएफ बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली जो होता है, सामान्यतः हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में। लेकिन हम अगर मदर के बॉडी में, गर्भ में फर्टिलाइजेशन ना करें, फर्टिलाइजेशन मिलना होता है अंडा, और जो ये होता है हमारा स्पर्म। ठीक है, दोनों जब मिलता है तो उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वो अगर गर्भ में हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है, तब उसको नॉर्मल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। इन विट्रो का होने का मतलब माँ के गर्भ के बाहर होना, उसको हम लोग बोलते हैं आईवीएफ। तो कैसे होता है आईवीएफ, क्यों करते हैं आईवीएफ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आईवीएफ इसलिए करते हैं, कब करेंगे हम आईवीएफ, है ना, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कब करते हैं उसके बारे में देखते हैं, और फिर हम देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो कब करेंगे आईवीएफ, तो अगर आपका फैलोपियन जो ट्यूब है, फैलोपियन जो ट्यूब है, जो लेडी में होता है, फीमेल में होता है, वो अगर आपका ब्लॉक्ड है, वो आपका क्या है, ब्लॉक्ड है। क्योंकि देखिए, जो भी आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो नेचुरली रूप से कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब ही अगर आपका ब्लॉक है, देखो ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, यहाँ से जो निकल रहा है, ये यहाँ से, यहाँ आपका फैलोपियन ट्यूब है, अगर यही आपका ब्लॉक है तो इधर से एग तो आएगा और स्पर्म भी जाएगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो फैलोपियन ट्यूब है वही क्या है, ब्लॉक है। तो जब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होता है तब फर्टिलाइजेशन नेचुरली नहीं हो सकता है। दूसरा, जब स्पर्म जो आ रहा है, स्पर्म निकल रहा है, स्पर्म का नंबर कम हो, मतलब स्पर्म जो काउंट है वो कम हो, या उसका क्वालिटी जो है वो पुअर है, स्पर्म का क्वालिटी जो है वो ख़राब है, या फिर स्पर्म में मोबिलिटी है ही नहीं, चलयमान वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब तक स्पर्म जाके एग से मिलेगा नहीं तब तक कैसे होगा, तो मोबिलिटी भी ख़राब है। तब जो है आपका हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब आईवीएफ करवाते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी हम लोग जनरेट करते हैं। तीसरा तरीका से हो सकता है, या आपका जो है अंडा का निर्माण होता ही नहीं है। ठीक है, जो ओवल्यूशन होता है, ओवल्यूशन मतलब क्या होता है, अंडा का जो निर्माण होता है वो या तो अब्सेंट है, हो ही नहीं रहा है, या फिर इनफ्रीक्वेंट है, हो भी रहा है लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम है। ठीक है, तब हम लोग करवाते हैं। ठीक है, या फिर एज रिलेटेड हो सकता है, उम्र हो गया है, तो उम्र हो गया है तो फर्टिलिटी भी दिक्कत होता है, इस कारण से तब हम लोग जाके आईवीएफ जो है करवाते हैं। ठीक है, कैसे आईवीएफ करवाते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब कैसे कराते हैं, तो सबसे पहले आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करते हो।
तो डॉक्टर से जब आप कंसल्ट करोगे तो डॉक्टर आपको देखेगा कि सही में जो है सामने वाला जो दंपति जो आ रहा है वो बच्चा जन्म दे पा रहेगा नेचुरली या नहीं दे पाएगा, वो कंसल्ट करता है। कंसल्ट करने के बाद आपको पता है कि एक जब हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसमें एक अंडे का निर्माण होता है। तो आपको क्या किया जाता है, ओवरी को स्टिमुलेशन किया जाता है ताकि एक से ज़्यादा जो है अंडा वो जनरेट करे। उसके लिए हम लोग दवा देते हैं महिला को दवा देते हैं ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडा जनरेट करे। उसके बाद हम लोग उसको महिला को मॉनिटर करते रहते हैं। उसके बाद बहुत सारा अंडा जनरेट होगा, उसमें से हम लोग हेल्दी जो एग होता है उसको रिट्रीवल करते हैं, मतलब निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग महिला से क्या निकाल लिए, हेल्दी अंडा निकाल लिए। अंडा निकालने के बाद हम लोग पुरुष से स्पर्म निकालते हैं। तो या तो नेचुरली तरीका से स्पर्म निकालते हैं या फिर हम लोग ऑपरेशन करके भी स्पर्म निकालते हैं, चीर फाड़ करके। उसके बाद हमने अंडा निकाल लिया, हेल्दी अंडा माँ से, और पिता से निकाल लिया क्या, स्पर्म। उसके बाद हम लोग उसका फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। कहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में या फिर हम लोग कोई डिश में करवा रहे हैं। ठीक है, करवाने के बाद हम लोग लैब में ही एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कर रहे हैं, भ्रूण का जो है विकास कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रायो बढ़िया से जनरेट हो गया, अच्छा से हेल्दी हो गया, हम लोग देख लिए उसको, फिर हम लोग एम्ब्रायो को ट्रांसफ़र कर देते हैं अपना यूट्रस में। ठीक है, किसी प्रोसेस के द्वारा, सुई के द्वारा ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद फिर हम मॉनिटर करते रहते हैं। अब क्या है कि जो भ्रूण है वो डेवलप होते रहेगा। फिर हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगे कि हाँ चलो माँ जो है अब प्रेग्नेंट हो गई है। उसके बाद जो है फिर हम उसको डिलीवरी के लिए, जब डेवलप हो जाता है पूरा, तो फिर डिलीवरी करा देते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। किस तरह से है जो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको पता है कि जो लेडी होती है वो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बार जो है आपका अंडा जनरेट होता है। तो हम लोग स्टिमुलेशन करते हैं, दवा देते हैं महिलाओं को, ताकि जो है ज़्यादा हार्मोन डालते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं ताकि एग का प्रोडक्शन बढ़े। फिर जब एग का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो हम लोग उसको मॉनिटर करते रहते हैं कि जो भी एग जनरेट हो रहा है वो एकदम मैच्योर्ड एग जनरेट हो रहा है। उसके बाद हम हेल्दी जो एग रहता है, अच्छा एग ओवरी से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। उसके बाद हम निकाल लिए आपका जो पुरुष से हेल्दी स्पर्म निकाल लेते हैं। उसके बाद दोनों को हम लोग फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। फिर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट करते हैं हम लोग इनक्यूबेटर में, जनरली 6 दिन लगता है। उसके बाद एम्ब्रायो जब डेवलप हो जाता है तो फिर हम उसको जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं, महिला के गर्भ में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको मॉनिटर करते रहते हैं। और फिर धीरे धीरे जब जनरेट होता है तो फिर हम लोग उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। उसके बाद जब बच्चा जनरेट होता है तो नॉर्मल डिलीवरी से हम लोग निकाल लेते हैं या फिर ऑपरेशन करके निकाल लेते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। समझ में आया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है एक मेडिकल प्रोसीजर होता है। ठीक है, जिसमें उन इंडिविजुअल को या उन जो दंपत्ति को हम लोग जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाते, नेचुरल डिलीवरी, उनके या नेचुरल बच्चा जन्म नहीं दे सकते हैं, उनके लिए ये हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग अंडा निकाल लेते हैं, एग निकाल लेते हैं, दोनों का फर्टिलाइजेशन लेबोरेटरी में करवाते हैं। उसके बाद एम्ब्रायो का जनरेट करते हैं। जब जनरेट हो जाता है उसको एम्ब्रायो को, तो यूट्रस में हम लोग उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं और उसके बाद प्रेगनेंसी का टेस्ट करके फिर बच्चा का डिलीवरी करते हैं। तो इसी तरह से दवा दिए, दवा देने के बाद हम लोग अंडा को निकाल लिए। निकालने के बाद हम लोग स्पर्म निकाल लिए पुरुष से। उसके बाद उसका फर्टिलाइजेशन कराते हैं। फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद एम्ब्रायो को जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं, 3-4-5 दिन लगता है। फिर उसके बाद एम्ब्रायो को यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद उसको इम्प्लांटेशन करने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करते रहते हैं। तो उसके बाद फिर नॉर्मल डिलीवरी, बच्चा जनरेट होता है तो डिलीवरी से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, लेकिन उसमें कुछ रिस्क है। जैसे महिलाओं का फिजिकल दिक्कत हो सकता है, टाइम, इमोशनल एनर्जी, इमोशन भी चाहिए, टाइम लगेगा, मनी भी, पैसा खर्चा होगा, ये दिक्कत है। प्लस दवा ये सब अगर खिलाओगे तो महिला को रिस्क भी हो सकता है, पेट दर्द, मूड स्विंग कर सकता है, हेडेक, सर दर्द हो सकता है, ब्लोटिंग मतलब पेट फूला फूला लगेगा, दर्द लगेगा। ठीक है, प्लस जो आप इंजेक्शन देंगे, है ना, यूट्रस में इंजेक्शन देंगे एग निकालने के लिए या फिर एम्ब्रायो ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ब्रूसिंग भी हो सकता है, छील छाल सकता है ना। प्लस ओवरी में दिक्कत भी हो सकती है उसको। ठीक है, प्लस वज़न बढ़ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये सारा कुछ दिक्कत है। फिर जब हम अंडा को निकालते हैं, महिलाओं को हम दवा देते हैं, स्टिमुलेशन करते हैं ओवरी में। तो अंडा को जब हम निकालते हैं, ठीक है, तो उसके कारण जो भी जो है उनको एनेस्थीसिया देते हैं, बेहोशी का दवा देते हैं। तो ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा ओवरी के अगल बगल जो स्ट्रक्चर है उसको दिक्कत हो सकता है, पेट में दर्द,
जो गॉल ब्लैडर होता है वो सारा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी का दर्द होता है। मान लो एम्ब्रायो, एक से अधिक एम्ब्रायो अगर ट्रांसफ़र हो गया तो एक से ज़्यादा बच्चा जो है पेट में रहेगा, तो उसके कारण भी दिक्कत हो सकता है। प्लस बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, महंगा है। तो ये सब है। अगर हम बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी का, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसमें बेबी जो जनरेट हो रही है वो मेडिकल इंटरवेंशन से जनरेट हो रही है, नेचुरल जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहली बार आईवीएफ जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ब्रिटेन में हुआ था, बस इतना याद रखना है, ठीक है। और इंडिया में भी ये परमिसेबल है, अलाउ है, ठीक। इंडिया में पहली बार जो जनरेट हुआ था वो 1986 में हुआ था, कंट्री का पहला जो है आईवीएफ, ठीक, समझ में आ रहा है। और डॉक्टर जो टीसी आनंद थे, उन्होंने पहली बार साइंटिफिक रूप से आईवीएफ कैसे जनरेट होता है उन पे एक डॉक्यूमेंट लिखा था। कौन? टीसी आनंद कुमार ने लिखा था भारत के लिए, ठीक है। तो इस तरह से और कुछ फेमस व्यक्ति हैं, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी, इन्होंने भी जो है आईवीएफ को बहुत आगे चल के बढ़ाया दोस्तों, ठीक हो गया। चलिए, ये आईवीएफ के बारे में था, इससे ज़्यादा आईवीएफ आपको कुछ समझना नहीं है, जितना आईवीएफ के लिए ज़रूरी था वो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें कुछ और भी कॉन्सेप्ट का बात करते हैं। एक होता है, आपको कलर चेंज करते हैं इसका, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र या थ्री पेरेंट बेबी, या फिर इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी। नाम बहुत बड़ा है लेकिन काम बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर का ट्रांसफ़र करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अगर डिफ़ॉल्ट है तो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं इसका, या इसको जीन, माइटोकॉन्ड्रिया जीन थेरेपी भी बोलते हैं। जीन थेरेपी मतलब जीन का आप कुछ चेंज कर रहे हो उसको, इसलिए जीन थेरेपी बोलते हैं, ठीक। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या होगा, मान लो अगर मदर है, ठीक है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट है। अगर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया अगर डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपको पता है, ये एक सेल ऑर्गेनेली है। सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है। इसका क्या काम होता है, एनर्जी देना। इसको पावर हाउस भी बोलते हैं। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया अगर डिफेक्टिव है तो मदर से मान लो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा आया, और आदमी में से मदर से अंडा आया, एग आया, तो एग में, एग क्या है, एक सेल है, सेल में एक न्यूक्लियस रहेगा। ये हमारा क्या रहा, न्यूक्लियस, ठीक है। ये एग है, ठीक है, एग है, अंडा है, मदर से आया, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है। ये सब क्या है, जो रेड वाला हम बना रहे हैं, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहता है दोस्तों, जेनेटिक मटेरियल रहता है, डीएनए रहता है, ठीक है। और ये मान लो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिफेक्टिव है, ठीक है। और इधर से आपका जो है स्पर्म आया, स्पर्म को हम लोग, ये स्पर्म है मान लो, ये क्या है, स्पर्म। तो जब स्पर्म और इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, भ्रूण बनेगा। तो क्या होगा, जो भी भ्रूण बनेगा स्पर्म और से, तो उसमें ये वाला भी माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डिफेक्टिव है। तो जो बच्चा है उसको भी क्या होगा, डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, है ना। उस बच्चे को भी क्या मिलेगा, डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। ये जो एम्ब्रायो है वो डिफेक्टिव रहेगा, उसमें जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा वो दिक्कत होगा। तो उस बच्चा को क्या होगा, हमेशा जो है एनर्जी नहीं रहेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, एनर्जी देना। तो उस बच्चे को जो है एनर्जी का कमी रहेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हम, ये जो माँ है जिसे एग हमारा आया है, ठीक है, ये क्या है, डिफेक्टिव, अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो अगर हम उसके माइटोकॉन्ड्रिया को हटा दें, ठीक है, और किसी दूसरे माँ से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया ले लें, न्यूक्लियस इसी का रहेगा, समझो। न्यूक्लियस क्या रहेगा, माँ का ही रहेगा। जो ओरिजिनल माँ है, जो ओरिजिनल में माँ है, मतलब जो पेरेंट है, हमारा पेरेंट, ठीक है। तो पेरेंट से हम लोग ले लेंगे आपका न्यूक्लियस, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। और जो एक डोनर है जो डोनेट कर रहा है, उससे हम ले लेंगे एग, लेकिन उसका न्यूक्लियस को हम लोग हटा देंगे।
और फिर इन दोनों को फ्यूज करवा देंगे तो क्या होगा, एग से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया वाला ले लिए, लेकिन उसका न्यूक्लियस इसको हटा दिए और इसका न्यूक्लियस ले लिए, तो एक हेल्दी बेबी जो है जनरेट हो जाएगा, जिसमें न्यूक्लियस इधर से न्यूक्लियस आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, और एक हेल्दी जो है एग आ जाएगा, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो हेल्दी रहेगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसी को बोलते हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। सिंपल सा प्रोसेस है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। देखो ये जो है हमारी है पेरेंट, कौन है ये पेरेंट है, ठीक है। ये माँ का जो है आपका सेल है, एग, ठीक है। इसमें स्पर्म से हम लोग फर्टिलाइजेशन करवाएं तो जो क्या बन गया हमारा, फर्टिलाइज्ड एग बन गया, जिसमें स्पर्म है। लेकिन क्या है कि इनका जो डी वो है माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिफेक्टिव है। एक और फोटो साहब देखिए, देखिए ये माँ का एग है, ठीक है, ठीक है। हमने इसमें स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करवा लिया, लेकिन क्या है कि जो माँ का एग है उसका माइटोकॉन्ड्रिया जो है हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है। मतलब इसको अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो एनर्जी नहीं दे पाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, एनर्जी देना, नहीं दे पाएगा, इसलिए बच्चा को एनर्जी नहीं मिलेगा, हमेशा वो सुस्त रहेगा, कमज़ोर रहेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हमको निकालना है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो बच्चा जन्म ले वो अपने माँ बाप जैसा उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर रहे, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो न्यूक्लियस आए वो माँ से आए, पेरेंट से आए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एग से इस एग को हम लोग स्पर्म से फर्टिलाइजेशन कराएंगे। स्पर्म डाल के फर्टिलाइज हम लोगों ने करा लिया। हमने क्या किया, ये जो फर्टिलाइज्ड एग है उससे हम लोग न्यूक्लियस निकाल लिए, जिसमें स्पर्म जो है अंदर है। लेकिन हमने ये जो एग इसको पूरा बाहर कर दिया, ये जो आप देख रहे हो ये पोर्शन को हमने हटा लिया। फिर बस हमने किसको लिया, हमने लिया बस न्यूक्लियस को, जिसमें आपका स्पर्म जो है वो मिला हुआ है, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेकिन हमको पूरा तो चाहिए भाई, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, बिना माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होगा। तो एक हमने ऐसा व्यक्ति को, ऐसा औरत को चुना जिसका हम लोगों ने निकाला एग, ठीक है, वो कोई हेल्दी एग है, हेल्दी एग लिया हमने, लेकिन हमको उसका न्यूक्लियस नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस हम पेरेंट्स से लेंगे। तो पेरेंट्स से हमने न्यूक्लियस निकाल लिया माँ के न्यूक्लियस से, जिसमें स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब हम इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हेल्दी है, डोनर वाला जो डोनेट कर रहा है एग, लेडी है, डोनेट किया अपना एग। तो हमने क्या किया, इस एग से इसका न्यूक्लियस को हटा दिया, क्योंकि न्यूक्लियस हमको चाहिए पेरेंट का। न्यूक्लियस को हमने हटाया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लिया और इसमें इसका साइटोप्लाज्म ले लिया, लेकिन न्यूक्लियस हमने हटा दिया। हमने इसको निकाला, जिसमें आपका एग हेल्दी एग है, और पेरेंट से हमने ले लिया हेल्दी न्यूक्लियस, और उसमें एक हम लोग फर्टिलाइजेशन करवा दिए स्पर्म से, या पहले भी फर्टिलाइजेशन करा सकते हो, बाद भी करा सकते हो। अब क्या हुआ, जो भी ये हमारा एम्ब्रायो बना है वो हेल्दी है, क्योंकि हमने जो अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया था उसको लिया ही नहीं, दूसरे से ले लिया, डोनर से। लेकिन जो बच्चा जन्म लेगा उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर पेरेंट से होगा, क्योंकि न्यूक्लियस हम पेरेंट से लिए हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रो न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र, ठीक है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र या माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र। जो अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया था पेरेंट का, उसने हमने ख़त्म कर दिया, एग वाला। न्यूक्लियस ले लिया पेरेंट से, एग ले लिया डोनर से जिसका माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी है, दोनों को फ्यूज करा के एम्ब्रायो बनाया, ठीक है। और उस एम्ब्रायो को या तो फिर हम टेस्ट ट्यूब में बेबी से कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब उसमें क्या, अब उसको या तो आप टेस्ट ट्यूब में जनरेट करिए। अब ये जो हमारा एम्ब्रायो बना है, ये जो हमारा एम्ब्रायो बन गया ना, ये जो एम्ब्रायो बना है इसको जनरेट करके या तो आप इस माँ के जो ओरिजिनल माँ है उसके गर्भ में डालिए, या फिर किसी दूसरे सरोगेट मदर से जो है बच्चा को जनरेट कर, मतलब डेवलप कराइए। किसी तरह से भी बच्चा जनरेट होगा वो बच्चा हेल्दी रहेगा, उसका माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी रहेगा, ठीक है। तो वही जो है यहाँ पे पूरा अच्छे से लिखा हुआ है कि जो हमारा प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र होता है वो एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है, ठीक है। इसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग असिस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से रिप्रोडक्शन कराना है, ताकि जो जेनेटिक डिसऑर्डर हो पेरेंट में वो बच्चे में ना आए माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा।
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो मदर का माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो एम्प्टी डीएनए बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है आपको पता है, तो वो अगर अनहेल्दी है तो उससे बच्चा में माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी डिजीज हो सकता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जिसके जो आपको एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। ठीक है। उसमें का अपना डीएनए होता है जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। ये जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है उसको अलग होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो होता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, वो तब होता है जब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके लिए एक तरफ पेरेंट है, इससे हम लोगों ने माँ से अंडा लिया और पिता से स्पर्म लिया, दोनों को फर्टिलाइजेशन कराएं। और हम लोग इसका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लेते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया उसका फॉल्टी है, अनहेल्दी है। हम लोगों ने बस उससे न्यूक्लियस ले लिया और एक डोनर कपल है जो चाहता है कि डोनेट करना, तो स्त्री पुरुष है। ठीक है। तो हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन इसका भी कराया सेम फादर से, जो ये पिता है, क्योंकि पिता का जो है माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव नहीं है, माता का डिफेक्टिव है। ठीक। तो हम लोगों ने पिता के स्पर्म से, टेस्ट ट्यूब बेबी से ही करवाएंगे, माँ से हम लोगों ने एग लिया, पिता से स्पर्म लिया, दोनों को टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन किया और एक फर्टिलाइज्ड एग बनाया। लेकिन इसमें जो न्यूक्लियस आ गया होगा, किसका आ गया होगा? डोनर के माँ का आ गया होगा। तो ये हम नहीं चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, इसका न्यूक्लियस को निकाल के ख़त्म कर दिया, बस अंडा लेके आए हैं डोनर से और उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया है हेल्दी वाला, ये माँ का। ठीक है। उसके बाद इधर ओरिजिनल वाले माँ से हम लोगों ने न्यूक्लियस लिया, पेरेंट्स से दोनों को मिला के हम लोगों ने डाला, और ये माँ से हम लोगों ने एग लिया जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी वाला है। फिर हम लोगों ने उसको फर्टिलाइजेशन किया ओरिजिनल पिता से, इससे फर्टिलाइजेशन किया। फिर जो भी बच्चा जनरेट होगा वो हेल्दी होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसको 3 पेरेंट बेबी भी बोलते हैं क्योंकि एक पेरेंट आपका ये है, एक पिता ये है, एक माता ये है और एक ये दूसरी माता है जो अपना एग दे रही है हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। लेकिन स्पर्म जो है वो एक ही पिता से आ रहा है और जेनेटिक स्ट्रक्चर बच्चा का सेम रहेगा ओरिजिनल माता पिता का जो उसका न्यूक्लियस डोनेट किया है। ठीक है। इसीलिए इसको 3 पेरेंट बेबी भी हम लोग बोलते हैं। 3 पेरेंट है, समझ में आ गया? ठीक है। और इसी को हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी भी बोलते हैं क्योंकि हम लोग जो फॉल्टी जो आपका जीन है, जीन क्या होता है? जीन फंक्शनल जो डीएनए होता है, जो आरएनए होता है, जो हमारा डीएनए, क्योंकि देखो एक हमारा जो बॉडी होता है उसमें बहुत सारे सेल होते हैं। ठीक है। और हर सेल में आपका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए में डिफेक्टिव है तो उसी को हम लोग निकाल के हटा दिए हैं। इसीलिए इसको जीन थेरेपी मतलब उपचार करना होता है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी भी बोलते हैं। ठीक है। इसका कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान है, वो आप देख लीजिएगा। फ़ायदा ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में अगर बीमारी है तो उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है। हम रिस्क को कम कर सकते हैं रिप्रोडक्शन के कारण, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन का गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। ठीक है। और साइंटिफिक एडवांसमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। आपका कौन सा मतलब नेगेटिव यही है, एथिकल कंसर्न्स है, क्योंकि आपने एक बच्चा का जो, क्योंकि देखो स्पर्म में भी तो या एग में भी तो एक जान होता है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक न्यूक्लियस को ख़त्म कर दिया, इसलिए एथिकल कंसर्न्स है। हम लोग डिजाइनर बेबी पैदा कर सकते हैं, जैसा चाहेंगे वैसा बेबी पैदा कर देंगे, डिजाइनर बेबी, वो इशू दिक्कत है, उसका दिक्कत है। ठीक है। मान लीजिए अच्छा से सब चीज़ प्रोसेस नहीं हुआ तो म्यूटेशंस भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, तो ये सारा चीज़ प्लस रेगुलेशन का दिक्कत है। ठीक है। पर्पस अच्छा है, अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अगर ठीक ठाक से करते हैं तो जेनेटिक रिलेशन रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि जो जेनेटिक स्ट्रक्चर आ रहा है वो ओरिजिनल माता पिता से न्यूक्लियस आ रहा है, तो हम लोग बच्चा को जैसा चाहते हैं, एक पिता कि मेरे जैसा आँख दिखे, उसका बाल दिखे, वो सब कर सकते हैं। ठीक है। प्लस फैमिली बिल्डिंग ऑप्शन भी होगा। अब ज़रूरत नहीं है उसको कि किसी दूसरे से गोद लेने का, उसका अपना खुद का बच्चा होगा, है ना? उसके बाद रिसर्च डेवलपमेंट कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं कि किस तरह से जेनेटिक स्ट्रक्चर हम लोग चेंज कर सकते हैं। कुछ पॉजिटिव अगर करना है, बीमारी से रोकना है, तो वो भी जेनेटिक जो बीमारियां होती है जैसे अल्जाइमर, ये सब जो जेनेटिक बीमारी है वो सब भी हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा चीज़ कर सकते हैं, अच्छा दवा बना सकते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ चैलेंज यही है, एथिकल इशू है थोड़ा, या फिर अगर कैंसर वैंसर भी हो सकता है अगर बढ़िया से नहीं हुआ तो ये हमारा प्रो न्यूक्लियर
ट्रांसफ़र हुआ दोस्तों। आशा करते हैं कि दो चीज़ आज हमने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे का थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे जो है एक और डायग्राम के द्वारा आपको समझाया गया है कि एक पेशेंट लिए, जो भी या पेरेंट बोलिए, एक से फर्टिलाइजेशन किया। फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो हमारा अंडा था जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव था, ठीक है, उसको हम लोगों ने निकाल दिया। देखो यहाँ पे निकाल दिए हैं, ये वाला हम नहीं लेंगे, बस उसका न्यूक्लियस लेंगे जो ठीक है। और इधर से हम लोगों ने डोनर से क्या लिया, एग को स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन किया। इसका न्यूक्लियस को हम लोगों ने हटा के ख़त्म कर दिया। इससे एग ले लिए जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ठीक है। दोनों को फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने किया। एक हमने एम्ब्रायो बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद इस एम्ब्रायो को या तो आप सरोगेट मदर के यूट्रस में डाल दीजिए या फिर जो ओरिजिनल माँ है उसके यूट्रस में डाल के बच्चा को डेवलप कराइए। तो ये सारा चीज़ है, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत सिंपल प्रोसेस है। चलिए, प्रोसेस तो टफ है लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका से बताई। इसको हम लोग प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफ़र बोलते हैं, जीन थेरेपी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको 3 पेरेंट बेबी भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका टिश्यू कल्चर। जहाँ भी कल्चर लिखा हुआ है इसका मतलब आप समझ लो कि ग्रोथ करवाना। ठीक है, आपको पता है कि सेल से ही हमारा क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हम कोई भी कोशिका से, सेल मतलब कोशिका, कोशिका से क्या बनता है, उत्तक। उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, ठीक है, और अंग तंत्र से एक जीव बनता है। तो हम लोग सेल से या टिश्यू से जो है एक जानवर बना सकते हैं, पूरा जीव बना सकते हैं, या जो हमको ऑर्गन चाहिए ऑर्गन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। समझ में आया। तो टिश्यू कल्चर जो होता है उसमें हम लोग प्लांट या एनिमल का कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो भी हम बनाते हैं वो साफ़ सुथरा जगह में बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन कुछ होता है। हम लोग इसमें प्लांट्स को भी जनरेट कर सकते हैं, प्लांट्स को या एनिमल्स को जनरेट कर सकते हैं। अगर प्लांट का कोई भी टिश्यू ले लें तो उससे प्लांट जनरेट होगा, एनिमल टिश्यू लेगा तो एनिमल जनरेट कर दोगे, है ना। समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग, अगर हम प्लांट से बनाते हैं, प्लांट का हम लोग सेल लेते हैं, कोई प्लांट का कोई सेल लेते हैं या कोई टिश्यू लेते हैं, ठीक है, तो इससे हम लोग कोई भी प्लांट का कोई भी वो टिश्यू बना सकते हैं, कोई भी प्लांट का टिश्यू बना सकते हैं, या पूरा होल प्लांट ही हम लोग बना सकते हैं, है कि नहीं। पूरा प्लांट ही हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आप प्लांट का सेल ले रहे हो वो कहीं से भी ले सकते हो। उसका आप पत्ता ले सकते हो, उसका बीज ले सकते हो, उसका जड़ ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो। तो जो भी आप लेते हो सबसे पहले इसको एक स्टेराइल कंडीशन में रखते हो। स्टेराइल कंडीशन मतलब लैब में रखते हो, और लैब में जो होगा गंदगी नहीं होगा, साफ़ सुथरा जगह होगा, नहीं तो कीड़ा वीड़ा लग जाएगा। साफ़ सुथरा जगह होगा, बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, गंदगी नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, गंदगी नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। उसको स्टेराइल कंडीशन बोलते हैं। तो आप क्या किए, प्लांट से आपने जो है पत्ता लिया, बीज लिया, जड़ लिया, ये भी सेल है, टिश्यू है, ले लिया। ठीक है, लेने के बाद उसको आप लैब में क्या करें, साफ़ सुथरा जगह पे उसको क्लीन किए। मान लो पत्ता है, पत्ता में गंदगी होगा, उसको क्लीन किए। क्लीन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें टोटल 4 प्रक्रिया होता है। कितना प्रक्रिया होता है, 4 प्रक्रिया। तो स्टेज वन में क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक स्टेराइल मतलब साफ़ सुथरा जो है स्टेराइल कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया स्टेराइल कंडीशन क्या, स्टेराइल कंडीशन बनाते हैं। बना लिया स्टेराइल कंडीशन, साफ़ सुथरा कर लिया, पत्ता वत्ता साफ़ सुथरा हो गया। उसके बाद दूसरे स्टेज में आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। किसको, जो भी आपने सेल लिया, जो भी आपने कोशिका लिया, तो उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, दवा देते हैं उसको, ताकि बहुत ज़्यादा जनरेट हो। आपने एक सेल लिया होगा लेकिन आपको उसको क्या मल्टीप्लिकेशन कराएंगे कोई भी प्लांट को, तभी तो नया प्लांट जनरेट होगा। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोपाग्यूल्स बोलते हैं। जो आपने टुकड़ा लिया है, जो पार्ट लिया है, जो टुकड़ा लिया है, उसका आप क्या करते हो, गुना करवाते हो, ज़्यादा अमाउंट उसको संख्या बढ़ा देते हो। स्टेज 2 में क्या कर रहे हो, जो भी लिए है उसका संख्या को हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर स्टेज आपने संख्या बढ़ाया और थोड़ा सा आपने ग्रो भी करवा दिया। ठीक है, तो आप
आपने मान लो आपको आपने बीज लिया, बीज से आपने सेल निकाला, सेल को ग्रो कराए ग्रो कराए ग्रो कराए, डायरेक्ट मिट्टी में डालोगे तो हो सकता है वो क्या होगा, अच्छे से ग्रो नहीं करेगा क्योंकि बहुत कमज़ोर है, नाजुक है वो, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बना उसको तैयार करते हैं कि जब हम उसको मिट्टी में डालेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रो तो मिट्टी में ही होगा, मिट्टी में जब हम उसको डालेंगे तो वो स्ट्रेंथ उसका रहना चाहिए, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रिपरेशन करते हैं फॉर सक्सेसफुल ट्रांसफ़र, ताकि जो जब भी हम ट्रांसफ़र करें तो उसके लिए तैयार तो हो। इसीलिए ज़रूरत पड़ेगा कि जो भी हम मान लो छोटा सा बीज का एक पार्ट लिए उसको फिर बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ा दिए, उसके बाद लैब में हम उसे छोटा छोटा पौधा बना दिए एकदम हल्का हल्का, इसको डायरेक्ट मिट्टी में डालोगे तो मर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्टेज 3 में, ये स्टेज 3 है, ठीक है, ये जो है स्टेज 1 है, ठीक है, और ये इससे जो हम जनरेट करवाएं ये स्टेज 2 है, ज़्यादा अमाउंट संख्या बढ़ा दी। 3 में हम लोग उसको ऐसा सिचुएशन बनाते हैं ताकि जब हम उसको ट्रांसफ़र करें तो उसका जड़ वड़ थोड़ा सा नाजुक ना हो, थोड़ा हार्ड हो, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर सक्सेसफुल ट्रांसफ़र टू सॉइल, इसके लिए क्या करोगे, उसको आप हार्ड कर दोगे, है ना, थोड़ा सा उसको हार्ड बना दोगे और थोड़ा सा उसको रूटिंग करोगे, मतलब थोड़ा मजबूत कर दोगे ताकि जब हम मिट्टी में उसको ट्रांसफ़र करें तो मरे नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी अभी लैब से निकला है, तो लैब से निकलेगा तो थोड़ा कमज़ोर होगा, प्लस मिट्टी में डालोगे तो उसका नेचुरल इन्वायरमेंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना उसको, इसीलिए उसको तैयार करते हैं। फिर स्टेज 4 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिट्टी में एक्चुअली ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट इन सॉइल में उसको डाल देते हैं, मिट्टी में डालते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई भी प्लांट का टुकड़ा लो, उसको प्रोपेग्यूल्स लिए, उसका मल्टीप्लिकेशन किए, क्योंकि एक सेल क्या गारंटी है कि ग्रो होगा तो ठीक रहेगा, इसलिए उसका संख्या बढ़ा देते हैं लैब में, इसे ये सब लैब में हो रहा है। उसके बाद संख्या बढ़ाने के बाद उसका अच्छे से धीरे धीरे हम ग्रो करवाते हैं नेचुरल लैब में, इन्वायरमेंट में। उसके बाद उसको तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद तुरंत मिट्टी में डालोगे तो मरने का चांस है, इसीलिए उसका जड़ वड़ जो रहेगा उसको थोड़ा हार्डन करेंगे, ठीक है ना, क्लाइमेट के अनुसार उसको ढालेंगे, ठीक है, हार्डन करेंगे, क्लाइमेट के अनुसार ढालेंगे। एक क्लेमाइटाइजेशन भी बोलते हैं क्या, क्योंकि देखो अभी वो लैब के इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ है ना, लैब इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक क्लेमाइटाइजेशन, ताकि उसको जब ज़मीन में हम छोड़ेंगे तो उस परिवेश में वो ढलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं एक क्लाइमेटाइजेशन भी कराते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये कराएंगे, फिर एक्चुअल प्रोसेस में स्टेज 4 में उसको ओरिजिनल मिट्टी में ट्रांसफ़र करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं। अभी हम प्लांट का कर रहे हैं तो इसको प्लांट कल्चर बोलते हैं। तो आप देख रहे हो कि एक प्लांट से हम लोग कितना सारा प्लांट निकाल देते हैं, इसको जो है माइक्रो प्रोपगेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन बोलो या टिश्यू कल्चर बोलो, दोनों एक ही होता है, टिश्यू कल्चर एक ही होता है, ठीक है। एक तो होता है नॉर्मल प्रोपगेशन, नॉर्मल प्रोपगेशन मतलब आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि गुलाब लगाते हैं तो गुलाब को काट के टहनी से लगाते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। लेकिन माइक्रो प्रोपगेशन जो होता है, ये नेचुरल प्रोपगेशन के कंपेयर में जो ट्रेडिशनल जो हम प्रोपगेशन कराते हैं, प्रोपगेशन मतलब क्या होता है, पौधों के टुकड़ों से ग्रो करवाना, है ना। जैसे प्रोपगेशन जैसे जैसे आपका कटिंग है, करते हैं ना, गुलाब को काट के आप लगाते हो, ठीक है, कटिंग हो गया, पुलिंग हो गया, ये सब होता है कि नहीं, या फिर डिवीज़न हो गया, से फास्टर होता है, ठीक है। क्या होता है, फास्टर, क्योंकि लैब में हो रहा है तो फास्टर होता है ये, ठीक। तो क्योंकि देखो गुलाब भी लगाओगे तो उसमें समय लगता है, टहनी से लगाओगे भी तो, लेकिन ये क्या होता है, जो आप माइक्रो प्रोपगेशन जो टिश्यू कल्चर एक ही होता है, और ये जो होता है ट्रेडिशनल प्रोपगेशन जैसे कटिंग हो गया, उससे फास्टर होता है। तो आपने देखा होगा, अब आप थोड़ा सा ही फ़ोटो भी देख लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किसको जो है हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। जैसा अब नॉर्मल सा है, आपने देखा भी होगा माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है दोस्तों। देखो ये जो है एक फ़ोटो है माइक्रो प्रोपगेशन का, देखो किस तरह से हम लोग करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा इसको क्लियर होने दीजिए। देखो ये है, तो सबसे पहले हम लोग प्लांट का सॉफ्ट वुड का जो भी निकालने के बाद उसको हम जो है ग्रो लिए, ठीक है,
2-3 महीना में उसको कल्चर कराते हैं। उसके बाद छोटा छोटा उसको देखो जनरेट हो रहा है ना। ये वाला हम उसमें ऐड कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यही वाला प्रक्रिया माइक्रो प्रोपगेशन हम लोग इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए थोड़ा, इसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने प्लांट को सिलेक्ट किया। ठीक है, प्लांट को सबसे पहले क्या किया, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने सेकंड स्टेप क्या था कि प्रोपेग्यूल्स को मल्टीप्लिकेशन किए। देखो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, जो भी है पत्ता लेना है, जड़ लेना है, बीज लेना है, जो भी। उसके बाद इसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा ग्रोथ करवाते हैं, एक से ज़्यादा हम लोग संख्या बढ़ाते हैं। उसके बाद इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि ये जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तब इसको जड़ को हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। इसको रूटिंग बोलते हैं, या क्लाइमेट के अनुसार उसको ढालना। फिर उसको एक्चुअल में फिर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। सिंपल सा तरीका है, उसमें कुछ नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ भी लिखा है, ये पौधा है। सबसे पहले एक्सप्लांट को लिए, एक्सप्लांट मतलब वही जो प्रोपेग्यूल्स है प्लांट से निकाल रहे हो अलग अलग टुकड़ों में। ठीक, तो 2-3 महीना में हम लोग उसको छोटा छोटा ग्रो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कर रहे हो, एक से ज़्यादा बना रहे हो। उसके बाद हम लोग उसका जड़ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, रूटिंग करवाते हैं जड़ को, ताकि उसको जब मिट्टी में ट्रांसफ़र करोगे तो उसके बाद एक्लेमेटाइजेशन करते हैं, खुले हवा में उसको थोड़ा देर रखते हैं ताकि वो जब हम एक्चुअल मिट्टी में डालें तो उसको ग्रोथ कर जाए। और उसके बाद फिर हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, मिट्टी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बस सिंपल सा तरीका है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये बहुत फास्टर होता है, प्लस हम जैसा प्लांट चाहते हैं वैसा ही प्लांट जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, डोनर प्लांट के ही जैसा वो जनरेट हम कर सकते हैं। अगर हम उसका कोई जेनेटिक स्ट्रक्चर भी चेंज करना चाहते हैं जीन का, तो वो भी जो है हम लैब में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, टिश्यू को टिश्यू कल्चर बोलते हैं। तो जिस तरह प्लांट में इस तरह होता है तो एनिमल में भी हो सकता है, क्योंकि एनिमल में भी सेल होता है। उस सेल से हम लोग जो भी ऑर्गन हमें चाहिए वो हम ऑर्गन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आपका एनिमल टिश्यू ट्रांसफ़र। तो वो भी वही चीज़ है, एनिमल टिश्यू कल्चर देखेंगे। इसमें भी एनिमल का जो है टिश्यू लेके आप उसको ग्रो करा के कोई ऑर्गन बना सकते हो, या कोई ऑर्गन पूरा जानवर ही बना सकते हो। ठीक है, तो ये भी सेम है उसी जैसा, जैसे जो इसको हम लोग स्टेम सेल थेरेपी भी बोल सकते हैं, है ना। स्टेम सेल थेरेपी भी बोल सकते हैं, ये भी वही चीज़ है। स्टेम सेल में भी क्या होता है, हम कोई भी सेल से या तो पूरा एक ऑर्गन बना लो या फिर पूरा ऑर्गेनिज्म ही बना सकते हैं। तो स्टेम सेल थेरेपी जो है वो भी एक टाइप का एनिमल टिश्यू कल्चर ही उसके अंदर आता है। ठीक है, समझ में आए। तो इसमें भी वही चीज़ करते हैं जो उसमें हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी चीज़ होता है सब कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। लैब में क्या होगा, सब कंट्रोल का, ऐसे नहीं होगा कि उसमें कितना भी आप टेम्परेचर दे दो, प्रेशर दे दो, सारा चीज़ जो है कंट्रोल इन्वायरमेंट में होगा। जिस तरह से एक प्लांट को जनरेट होने के लिए नेचर में भी कंट्रोल्ड टेम्परेचर, हीट चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, उस तरह से ही। ठीक है, तो ये जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो उससे बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। जैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी वायरस का क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, यहाँ से हम लोग लैब में कोई सेल हम लोग प्लांट एनिमल से निकाल के ग्रो करवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं मान लो कोई वायरस बाहर से अगर डाल दे रहे हैं तो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आप देख सकते हो। तो इसका फ़ायदा क्या क्या है, फ़ायदा क्या क्या है कि इसमें जो है वायरस का हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। वायरस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, और क्या फ़ायदा है कि हम लोग जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट डाल सकते हैं। जैसे मान लो किसी का ऑर्गन फेलियर होता है तो हम तो नया ऑर्गन उसको बना सकते हैं। किडनी फेल हो गया तो अगर हम उसका किडनी वाला सेल ले लें या कोई भी सेल ले लेते हैं तो उसे हम बना सकते हैं ना नया किडनी, कि नहीं बना सकते। अभी हम पढ़ाएंगे आपको स्टेम सेल, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो हम उसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसका। ठीक है, हम नया उससे जो है हार्मोन्स बना सकते हैं, नया हार्मोन्स बना सकते हैं, नया वैक्सीन्स बना सकते हैं, वैक्सीन्स का डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। फिर आप एंटी कैंसर ड्रग्स बना सकते हो। एंटी कैंसर ड्रग्स कि कौन कौन कैंसर क्या होता है, कोई भी सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ होता है। तो जब हम मान लो कोई सेल ले लिया, फिर हमने देखा कि यार ये इस कारण से सेल का ग्रोथ हो रहा है, अगर हम ये वाला दवा डाल रहे हैं तो देखो सेल का ग्रोथ रुक जाएगा, है ना। तो कर सकते हो ना, अगर आदमी के शरीर के अंदर डाल के नहीं दे सकते हो, लेकिन वो सेल को निकाल के लैब में आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हो। किस कारण से हमारा जो है ऑर्गन फेल हो जा रहा है, देख सकते हैं ना। तो बहुत सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं टिश्यू कल्चर, इसीलिए साइंटिस्ट लोग जो है इसको प्रमोट कर रहा है। ठीक है, टिश्यू कल्चर को लेकर। ठीक है, समझ में आया।
तो ये जो हम लोग टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट ये सब की ज़रूरत पड़ती है, सारा जो न्यूट्रिएंट ये सब दोस्तों हम लोग यहाँ पे डालते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए, जिस तरह से भी चाहिए सारा चीज़, तभी तो ग्रोथ होगा, है ना। उसी तरह से प्लांट सेल हो या टिश्यू से, प्लांट का टिश्यू हो, एनिमल का टिश्यू हो, प्लांट का सेल हो, एनिमल का टिश्यू हो, सारे की ग्रोथ के लिए जो जो न्यूट्रिएंट चाहिए सारा चीज़ हम लोग उसको देते हैं, ठीक है। तो यही आपका प्लांट कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसको बोलते हैं जीन थेरेपी। तो अभी हमने जो जितना भी बात किया उसमें भी क्या कर रहे हैं, उसका हम लोग जीन को जो है चेंज कर रहे हैं। जीन को जो भी जीन हमको ख़राब लग रहा है उसको हटा दे रहे हैं, चाहे वो आपका प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र हो या फिर आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, बस माता के गर्भ के बाहर जो है हम बच्चा को, मतलब सेल और एग को फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। तो उसमें भी हम लोग कर सकते हैं ना, कि जो हमको नहीं चाहिए तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र कर लीजिए, उसमें आपका हेल्दी आपका एग डेवलप हो जाएगा बाहर में। वो भी एक तरह का टेस्ट ट्यूब ही बेबी है ना, 3 पेरेंट बेबी है कि नहीं है। बस मेथड अलग अलग होता है। इन विट्रो में क्या हो गया, बस इतना यार, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब माँ के गर्भ के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अगर उसमें आप माइटोकॉन्ड्रिया को हटा दोगे जो डिफ़ॉल्ट है, तो उसी को प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र बोल देते हैं या फिर 3 पेरेंट बेबी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर जीन थेरेपी का बात करें तो जीन थेरेपी में क्या होता है, जो भी जीन खराब होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। जीन क्या होता है, जो भी डीएनए होता है, जो फंक्शनल पार्ट होता है उसको जीन बोलते हैं। तो जीन मतलब क्या होता है, जीन मतलब फंक्शनल डीएनए। जो डीएनए, फंक्शनल डीएनए या आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। तो जीन क्या होता है, डीएनए का वो टुकड़ा जो फंक्शनल है, जो कार्यात्मक है, ठीक है। तो कार्यात्मक डीएनए हो या आरएनए को क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये हमारा सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है या आरएनए होता है। यही डीएनए आरएनए का जो फंक्शनल पार्ट होता है उसी को हम लोग जीन बोलते हैं। मतलब जीन जो होता है, जीन के कारण ही हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन जो होता है वो जाता है कि बच्चा का आँख कैसा होगा, कलर कैसा होगा। कोई अगर जीन में बीमारी है, बहुत सारा बीमारी होता है जो आपका जेनेटिक होता है ना, जैसे सिकल सेल भी आपका बीमारी है, या फिर थैलेसेमिया है, या पार्किंसन डिजीज है, ये सारा क्या है, आपका जेनेटिक बीमारी है। तो जीन थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा ख़राब जीन होता है, जो भी हमारा ख़राब जीन होता है उसको हम हटा देते हैं। तो जीन थेरेपी बोलिए, जीन एडिटिंग बोलिए, सारा चीज़ लगभग एक ही है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो हम या तो जीन थेरेपी बोलिए, हम लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। जीन थेरेपी मतलब क्या होता है, उपचार। तो जीन का उपचार कर रहे हो, ठीक है। तो जीन आप थेरेपी बोलो या फिर जीन एडिटिंग बोलो, मतलब एडिट कर दिए, या फिर जीन डिलीशन बोलो, जीन को आप डिलीट कर देते हो जो जीन ख़राब है, या फिर आप बोलिए जीन मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई कर दियो, थोड़ा चेंज कर दियो, ठीक है। तो सारा चीज़ जो है वही एक ही है, ठीक है, समझ में आया। तो सारा चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब भी जीन थेरेपी आप यूज करोगे तो किसके लिए यूज करोगे, इसका फ़ायदा कहाँ है, कहाँ आप यूज करते हो, फ़ायदा क्या है। तो जो जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक जो बीमारी है, जो वंशानुगत बीमारियाँ होती है, वंशानुगत बीमारियाँ जो जैसे आपका पार्किंसन डिजीज है, पार्किंसंस डिजीज है, कुछ कैंसर भी होता है, वो भी आपका हो सकता है ना। या कोई जीन है वो अनकंट्रोल तरीक़ा से ग्रो कर रहा है सेल, तो हमको हटाना पड़ेगा ना उस जीन को, ठीक है। या फिर इम्यूनिटी आपका ख़राब है, बहुत लोग का होता है जेनेटिक के कारण इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है। या कोई जीन के कारण आपका इम्यूनिटी ख़राब है, तो उस जीन को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। या फिर आपका किसी को हीमोफीलिया की बीमारी है, हीमोफीलिया, ब्लड नहीं बन रहा है बॉडी में, हीमोफीलिया बोलते हैं उसको। तो इस सब के कारण जो है इसमें ये फ़ायदा होगा, बीमारियों से हमें छुटकारा मिलेगा, पार्किंसन डिजीज ये सब, ठीक है।
पार्किंसंस डिजीज, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, तो मान लो कोई जीन खराब है, ठीक है, तो उस जीन को हम लोग को हटाना है, ख़त्म करना है। तो कैसे पता चलेगा वो जीन खराब है ना, पता करना चाहिए। मान लो ये कोई हमारा जीन है, ठीक है, और हमको पता चला यहाँ पे जो है ये खराब है, ठीक है, ये जो जीन है हमको पता है, ये जो जीन है ना, ये जीन डिफ़ॉल्ट है, डिफेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, डिफेक्टिव जीन है, मतलब ख़राब जीन है। तब हम क्या करेंगे, इस जीन को हटाना है हमें, या तो काट दो या मॉडिफाई कर दो या कुछ कर दो, करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमको नया जो जीन है भेजना पड़ेगा, जो पता करेगा कि भाई ये वाला जो है यहाँ पे ख़राब है। कैसे करोगे, अब जा जाके थोड़ी ऑपरेशन करके देखो, डीएनए तो ऐसे ही कितना छोटा होता है, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए एक हम वेक्टर को भेजते हैं, वेक्टर को, ठीक है, वेक्टर। तो वेक्टर क्या करता है, एक जीन को यहाँ पे डिलीवर कर देगा, जो जीन हमको चाहिए। इस जीन को हटा के एक नया जीन डाल देगा, जो जीन हमको चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर बोलिए या कैरियर बोलिए, कैरियर, ठीक है। ये क्या करेगा, जीन को डिलीवर करने के काम आता है, जीन को डिलीवर करता है, जो जीन हमें चाहिए डिलीवर करता है, जो जीन चाहिए, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, जो जीन हमको चाहिए उसको जो है डिलीवर करता है, ठीक है। जैसे मान लो हमें पता है चला कि ये जो हमारा यहाँ पे ये वाला जीन ख़राब है, तो हम एक वेक्टर को लेके जाएंगे, वेक्टर, क्योंकि पता कैसे आपको नया जीन वहाँ पे डालना है, या उसको पहचानना है कि कौन सा ख़राब है, या उसको मॉडिफाई करना है, तो इसके लिए हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जैसे मान लो कोई घर है, यहाँ से इस आदमी, बदमाश आदमी है, इसको निकाल के फेंकना है, कौन फेंकेगा, पुलिस को हम भेजेंगे, ये पुलिस जो है जाएगा, ये घर है हमारा और ये गुंडा है, तो गुंडा को क्या करेगा पुलिस, तो पुलिस क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ये गुंडा क्या हो गया, ये आपका डिफेक्टिव जीन हो गया, डिफेक्टेड जीन हो गया, ख़राब जीन, ख़राब है। और ये हमारा घर है, घर माने ये आपका टोटल सेल है, सेल या मतलब टोटल जीन में थोड़ा सा जीन कटा हुआ है, तो गुंडा को फेंका, तो उसी ये वेक्टर हो गया। तो जो हम वेक्टर का यूज करते हैं वो जनरली एक वायरस होता है, वायरस का प्रयोग करते हैं हम भेजने के लिए, मोस्टली मतलब सामान्यतः या मुख्यतः, सामान्यतः या मुख्यतः, मुख्य रूप से हम लोग जो है वेक्टर वायरस को वेक्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन आपने तो पढ़ा है भैया, वायरस तो बहुत ख़राब होता है, तो जैसा वायरस है उसी को नहीं करते, वायरस को हम लोग क्या कर देते हैं, उसको अल्टर कर देते हैं, ठीक है। वायरस जो है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं, बदल देते हैं, ताकि जो है बदल देते हैं ताकि जो है वो नुकसान ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए, ठीक, अल्टर कर देते हैं, बदल देते हैं ताकि वो नुकसान ना पहुंचाए। अब फिर हम लोग उस वायरस के साथ किसी आदमी को भेज देंगे, जनरली हम आगे अभी आपको बताएंगे, एक कैंची भेजते हैं जिसको Cas9 बोलते हैं, वो जाता है, पहचानता है कि भाई यहाँ पे जो है ये चीज़ गलत है, ठीक है, वायरस के साथ गया और वहाँ पे कच कच उसको काट देगा, किसको, जो जीन ख़राब है, और फिर वायरस के साथ को जो जीन हमको चाहिए वो जो जीन उसको भेज देते हैं, वहाँ पे वो जीन लग के उसको सही कर देता है। तो जनरली वेक्टर के रूप में जो है वायरस का प्रयोग करते हैं। अभी थोड़ा समझ, अभी हल्का सा भी समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वायरस को याद रखिए, वायरस को प्रयोग करते हैं वेक्टर के रूप में, मैक्सिमम लोग वायरस का ही प्रयोग करते हैं, और भी कुछ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग वायरस का प्रयोग करते हैं। वायरस लेकिन ऐसे ही दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए उसको हम लोग कमज़ोर कर देते हैं ताकि जो है वो रिस्क हमारा कम हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ रिस्क जो है रहता ही है। पूरी तरह से कोई भी साइंस या कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं खामियां ज़रूर उसमें रहेगी, ठीक है, समझ में आया। तो जो जीन थेरेपी होता है दोस्तों, जीन जो आपका थेरेपी होता है वो 2 टाइप का होता है, कि अगर प्रकार देखें, टाइप्स देखें, टाइप्स, तो वो 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं
जर्म लाइन जीन थेरेपी, इसको जीटी बोलेंगे शॉर्ट में हम बोलेंगे। और दूसरा होता है सोमैटिक जीन थेरेपी। तो नाम से पता चल रहा है, जर्म लाइन का मतलब ये है कि यहाँ जो भी आप चेंज कर रहे हो वो जर्म सेल में चेंज कर रहे हो, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जर्म सेल मतलब जर्म सेल किसको बोलते हैं, एग में या फिर स्पर्म में चेंज कर रहे हो। जर्म सेल को हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव, क्योंकि देखिए एग और अंडा से, एग और स्पर्म से रिप्रोडक्शन होगा और उससे एक नया जो है बच्चा का जन्म होता है। तो अगर कोई हम जर्म लाइन में चेंज कर देते हैं कोई जीन में, तो हम लोग जो भी चेंज करेंगे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन जाते रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका हेरिडेटरी हो जाएगा, हेरिडेटरी। इसमें जो भी चेंज करोगे वो वंशानुगत आपका चलता रहेगा, ठीक है। अगर सोमैटिक सेल को हम लोग बॉडी सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉडी सेल। इसमें जो भी चेंज करोगे वो जनरेशन से जनरेशन नहीं जाएगा, ठीक है, ये इनहेरिटेड नहीं होगा। जैसे मान लो किसी का दिक्कत है, हाथ मान लो एक उंगली काम नहीं कर रहा है, तो कुछ जीन के कारण उसमें डिफ़ॉल्ट होगा, तो उस जीन को हम लोग ठीक कर देंगे तो उसका उंगली जो है ठीक हो जाएगा, लेकिन वो वाला नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इनहेरिटेड नहीं होगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन नहीं जाएगा, एक वंश से एक जनरेशन तक ही सीमित रहेगा, ठीक है। तो यही जीन थेरेपी दोनों जगह कर सकते हो। अगर आप सोमैटिक सेल में करते हो जीन थेरेपी तो वो एग या स्पर्म में, तो वो जनरेशन से जनरेशन चलता रहेगा। और अगर आप मतलब जीन जर्म लाइन में करते हो तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन चलता रहेगा। अगर सोमैटिक जीन थेरेपी करते हो तो वो जो है एक ही जनरेशन तक लिमिट हो जाएगा, ठीक है। इसके भी कुछ समस्या हैं, आप सुन लीजिए। सिंपल तरीका है कि ये देखो हम क्या कर रहे हैं, समस्या क्या है, समस्याएं या फिर लिमिटेशंस ऑफ जीन थेरेपी। तो एग्जांपल से ही पता चल जाएगा आपको, जो मैंने आपको भी दिया। एक तो देखो वायरस डाल रहे हो तो वायरस के कारण रिस्क हो सकता है, आप उसको चलो कमज़ोर किए हो लेकिन रिस्क तो है। दूसरा है आप नया चीज़ डाल रहे हो, नया जीन डाल रहे हो ना, या फिर नया वायरस डाल रहे हो बॉडी में, तो जब भी कोई नया चीज़ बॉडी में आता है तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है, इम्यूनिटी है ना, बोलते हैं ना उसको, हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो इम्यून रिस्पॉन्स का भी है। मान लो कुछ आपने ऐसा नया चीज़ डाल दिया लेकिन हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करने लगा और उस रिस्पॉन्स के कारण कोई नया बीमारी जनरेट हो गया, हो सकता है, ठीक है। तो इम्यून रिस्पॉन्स के कारण संकट हो सकता है, संकट प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप बाहर से फॉरेन मतलब विदेशी एलिमेंट है, विदेशी एलिमेंट को जब आप बॉडी में डालोगे तो बॉडी क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा और इस रिस्पॉन्स के कारण समस्या हो सकती है कि नहीं, नॉर्मल चीज़ है। जैसे हम लोग बाहर से कुछ आता है तुरंत छें करके छींक देते हैं, उसी तरह से मान लो कुछ बाहर से डाल ले, बॉडी रिस्पॉन्स नहीं किया या नेगेटिव तरीक़ा से कर लिया तो उसी से बीमारी हो सकती है, म्यूटेशन हो सकता है, कैंसर तक बीमारी हो सकता है, ठीक है। ट्यूमर हो सकता है, मान लो बाहर से कुछ डाले, मान लो अपने जीन में चेंज कर रहे हैं, पता चला आपको करना था एक चीज़ को, एक्स को, वो काट दिया वाई को, तो उसके कारण अनकंट्रोल ग्रोथ हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। अगर डीएनए जो है या जीन अगर मान लो गलत जगह डाल दिए तो इससे हो सकता है कि ट्यूमर हो जाए, ट्यूमर की संभावना है, ट्यूमर की पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है। प्लस वायरस के कारण बीमारी हो सकता है, तो ये सारा चीज़ है दोस्तों, ठीक। प्लस क्या होता है कि हम चेंज तो करना चाहते हैं लेकिन क्या हो रहा है कि हमारा सेल भी तेज़ी से डिवाइड होता है, ठीक है।
तो मान लीजिए आपने एक सेल में आपने कुछ ये मान के किया कि चलो अभी हम इतने सेल में कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेल भी जब डिवाइड होता है, नया नया सेल बनता है, तो आपको एक बार जीन थेरेपी से काम नहीं चलेगा, आपको बार बार जो है कराना पड़ेगा। तो चौथा समस्या क्या है कि ये शॉर्ट लिव्ड नेचर होता है, शॉर्ट लिव होता है। तो क्या होगा, बार बार जीन थेरेपी करना पड़ेगा, है ना। तो ये कुछ समस्या है जीन थेरेपी का। तो हमने देखा कि जीन थेरेपी कैसे होता है। एक जो भी जीन आपको ख़राब है वो जीन को पहचाना जाता है। पहचानने के लिए आप जो है कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करते हो हम अभी देखेंगे। उसके पहले एक आप वायरस भेजते हो जिसको वेक्टर बोलते हैं, वो अपने साथ कुछ लेके जाता है, ठीक है, जिसको हमको डालना है वहाँ पे या मॉडिफिकेशन करना है, या फिर कैंची भी लेके जाएगा। आगे हम देखेंगे कैसे वो काटता है, क्योंकि गलत चीज़ जाएगा तो काटेगा ना, तभी तो हटाएगा उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग बोलिए या जीन थेरेपी बोलिए, सारा चीज़ एक ही है। बस यहाँ पे जीन एडिटिंग मतलब क्या होता है, कोई भी एडिट कर रहे हो तो आप क्या क्या एडिट कर सकते हो। सबसे पहले आप जो चीज़ ख़राब है उसको आप डिलीट कर सकते हो, इसमें हटा सकते हो, या फिर उसको बदल सकते हो। जैसे वीडियो है, वीडियो को आप एडिट करना है, तो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको काट के आप हटा दो, डिलीट कर दो। या फिर उसमें आप साउंड अगर नहीं आ रहा है, साउंड अगर कम आ रहा है, साउंड बढ़ा दीजिए। क्वालिटी नहीं आ रहा है, क्वालिटी बढ़ा दीजिए। तो मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसको बदलाव कर सकते हो, या फिर जो चीज़ है उसी को बदल दिए। या फिर इंसर्शन भी कर सकते हो। इंसर्शन मतलब नया चीज़ डालना, ठीक है। तो जीन एडिटिंग में या तो जो चीज़, मान लो ये पूरा चीज़ ये हमारा है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे मान लो इस तरह से ये ख़राब चीज़ है, ठीक है, लेकिन पूरा ख़राब, मान लो ऐसे समझो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इसमें तीन तरह से आप कर सकते हो इसको। या तो ये जो ख़राब है वो इसी फॉर्म में अगर रहेगा तो आप उसको नुकसान करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। तो अगर इसका तीन तरह से आप उपचार हो सकता है। एक ये है कि आप जो है इसको काट के पूरा हटा के ज्वाइन ही कर दो, ऐसे बना दिया, इसको काटा हटा दिया, तो ये हो गया डिलीशन, डिलीट कर दिया, हटा दो, ठीक है। दूसरा होता है मॉडिफिकेशन कर दो। अगर इसी फॉर्म में है तब दिक्कत है, तो हम क्या कर दिए, इसका चेंज कर देते। जैसे मान लो ये दूर नज़दीक नज़दीक था, हम इसको थोड़ा दूर दूर कर दिए। या फिर अलग अलग अरेंजमेंट था ABCD इस तरह से, क्योंकि बेस पेयर जुड़ा रहता है, हम इसको ऐसे ऐसे कर दिए, इसी तरह से कुछ कर दिया, मॉडिफिकेशन आपने कर दिया। तीसरा तरीका, ये सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको समझना है एग्ज़ाम में, है ना। तो ये क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, है चीज़ वही लेकिन ये। और तीसरा क्या हो सकता है, आप इसमें जो है नया चीज़ इंसर्ट कर दो। जैसे ये आपका था वैसे ही, लेकिन बीच में आपने जो है कुछ चीज़ डाल दिया। ये आपका ऐसे ही है, लेकिन बीच में आप जो है अलग से कोई नया जो है नया चीज़ डाल दिए। जैसे नया चीज़ डाल दिया मतलब कौन कलर से दिखा दें, मान लो ये हम दिखा देते हैं पीला कलर से। तो पीला कलर से आपने कुछ नया चीज़ डाल दिया इसमें, तो इसमें क्या हुआ, इसको बोल देते हैं इंसर्शन। क्या हो गया, ये इंसर्शन। बस यही अंतर है, समझ में आया। तो तीनों चीज़ समझ गए। तो जो भी नए जीन रहेगा जो ख़राब है, या तो उसको आप हटा दीजिए, डिलीट कर दे, मॉडिफिकेशन कर दे। उसका जो अरेंजमेंट है, बेस पेयर का अरेंजमेंट है, ये जो बेस पेयर होता है ना, एडिनाइन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, वो सारा चीज़ उसको आप मॉडिफाई कर दो, अरेंजमेंट, ठीक है। या फिर नया चीज़ इंसर्ट कर दो। तो कैसे भी करोगे ताकि उसका जो है वो गलत काम करने से बच जाए, ठीक। तो इसी को बोलते हैं जीन एडिटिंग, जीन मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसी को जीन एडिटिंग को ही और नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग जीन मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, समझे।
जीन एडिटिंग भी बोलते हैं, जीन मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग जीन मैनिपुलेशन भी बोलते हैं। मैनिपुलेशन में मतलब ये क्या होता है, चेंज करना। इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, क्योंकि आप इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो, तो ये भी होता है। इसको बहुत सारा नाम है, समझ में आया। तो इसमें जो यूज करते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं क्रिस्पर Cas9। क्या है क्रिस्पर Cas9? क्रिस्पर का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड आर से है इसका, रेगुलरली इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। बहुत सिंपल चीज़ है, कन्फ्यूजन नहीं होना। और Cas9 मतलब Cas9 है, क्रिस्पर का मतलब ये सारा चीज़, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि मान लो ये हमारे पास कोई, इसको मैं फ़ोटो से दिखाता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, हमने बताया था कि मान लो कोई आपका है, आपका क्या जीन जो डिफेक्टिव है, ठीक है। तो जीन किसका होता है, डीएनए का होता है या फिर आरएनए का होता है, ठीक है। तो मान लो हमारा जो जीन है वो यहाँ पे क्या है, डिफेक्टिव है। तो हम पहचानेंगे कैसे? तो इसके लिए मैंने बताया वायरस को हम लोग यूज करते हैं ले जाने के लिए या कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं वायरस को गाइडेड आरएनए। हम लोग को इस तरह से वायरस को बना देते हैं जो इसमें बेस पेयर मतलब का जो अरेंजमेंट होगा वो जिसको हटाना है उसी के जैसा उसका भी अरेंजमेंट होगा। ये वायरस घूमता रहेगा बॉडी में, घूमता रहेगा, देखेगा अरे मान लो ये पूरा हमारा, इसको इस तरह सब समझिए कि हमारा जो है ये पूरा जो है जीन है, ठीक है। और सब में जो है अलग अलग अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है। या थोड़ा सा कम बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ठीक। और मान लो हमको जो है, जो डिफ़ॉल्ट है, जो ख़राब है, वो हमारा ये पोर्शन मान लो ख़राब है। ये पोर्शन क्या है, ख़राब। बाकी चीज़ अच्छा है। ये हमारा डिफेक्टिव है, ख़राब जीन है। अब इसको हमको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर मतलब वायरस लेंगे। वायरस जनरली आरएनए होता है, उसको बोलते हैं गाइडेड आरएनए, ठीक है। हम एक लेंगे आरएनए और उसको हम इस तरह से कोड कर देंगे कि वो भी इसी टाइप का होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोल देंगे जी आरएनए। क्या बोलेंगे, जी आरएनए या गाइड आरएनए, जो भी एक वेक्टर है ना, एक वेक्टर है। गाइड आरएनए जो एक वायरस होगा, और इसके साथ हम एक कैंची भेज देंगे, तभी ना पहचानेगा, फिर काट देगा। इसके साथ हम एक कैंची भेज देंगे प्लस Cas9, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, एक कैंची है। क्या है ये, कैंची। इसको सीजर बोलते हैं, SCISSOR। ये क्या हो गया, सीजर। उसके साथ हम लोग को भेज दिए। अब ये पूरा बॉडी में, शरीर में घूमता रहेगा। जैसे ही उसको ये वाला दिखेगा, मान लो ये जो है इधर से इधर ऐसे ऐसे घूम रहा है, देखा यहाँ पे कुछ है, नहीं, जैसे यहाँ पे मैच किया, अरे मिल गया, क्योंकि इसका भाई यहाँ पे मिल गया है। तो देखिए हाँ, पहचान लिया। अब क्या करेगा, ये जो कैंची है, कैंची निकलेगा और यहाँ से ऐसे करके बीच वाला पोर्शन काट देगा, ठीक है। कैंची क्या करेगा, जैसे देखेगा ये वाला पोर्शन आया है, ठीक है। तो कैंची किसके साथ, कैंची भी है, Cas9 भी है, कैंची भी है, प्लस ये जी आरएनए भी है। घूमता रहा, देखा मिला, काट दिया।
फिर जब से वो यहाँ पहुँचा तो देखा कि अरे ये तो Cas9 है और इसके पास गाइडेड RNA दोनों गया, देखा यहाँ पे काट दिया, फिर क्या करेगा, दोनों तरफ से खच खच ये वाला पोर्शन काट के निकाल दिया। तो जो DNA होता है वो नेचुरली रूप से जो है ग्रो होता है, तो हमने काट के निकाल दिया। अगर हम चाहते कि नहीं अब ख़राब चीज़ निकल गया है तो ठीक है रहो, और हम चाहते कि नहीं उसको मॉडिफिकेशन करना, तो उसमें हम कुछ अलग से डाल देंगे, इसके साथ लेके जाएंगे अलग से कुछ एक्स्ट्रा चीज़। ये जो गाइडेड RNA है उसके साथ कोई जीन लेके ले जाएंगे, जो जीन हमको चाहिए वो वाला जो जीन है हम इसके साथ भेज देंगे। या फिर हम चाहते हैं कि नहीं जीन जैसा जो कट गया तो कट गया, अभी अपने आप नेचुरली ग्रो हो जाए, जुड़ जाएगा, अपने आप जुड़ जाता है नेचुरल रूप से। या फिर हम चाहते हैं कि नहीं बाहर से कुछ एक्स्ट्रा हम लोग इंसर्ट करें, प्रोग्राम्ड DNA को भी हम गाइडेड RNA के साथ भेज देंगे, फिर वो डाल देगा, या अलग से वायरस के साथ भेज देंगे, वो चला जाएगा। या फिर हम चाहते हैं कि नहीं कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना, मॉडिफाई भी करवा देंगे। तो मोलिकुलर जो उसी को जो Cas9 है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलिकुलर सीजर दोस्तों बोलते हैं। वो क्या करेगा, जाएगा गाइडेड RNA के साथ मैच करेगा, गाइडेड RNA देख लेगा कि हाँ यहाँ पे जो चीज़ है कुछ है, मिल रहा है हमको सेम जिसको गाइड हम लोग किए हैं, उसी को जो काटना है वो देख लेगा। Cas9 जाके खच खच काट देगा। फिर हम चाहते हैं कि नहीं नेचुरल तरह से ग्रो होने दो, क्योंकि ख़राब चीज़ तो निकल गया है ना। जैसे एक टोकरी है, टोकरी में क्या है, एक सेव, एक टोकरी सेव है, सेव में कुछ ख़राब है निकाल के फेंक दो। हम चाहते हैं कि नहीं निकाल भी फेंक दें और उसमें हम अच्छा चीज़ भी डाल दें थोड़ा फ्रेश करने के लिए, तो कुछ केमिकल डाल सकते हैं, या फिर हम उसका कलर वलर चेंज कर सकते हैं, जैसा भी चाहिए। तो सेम तरह से हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया सिंपल तरीक़ा से। तो देखो CRISPR-Cas9 जो होता है एक रिवोल्यूशनरी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, दिख रहा है आपको जी। इसका जो हम क्लियर वाला PDF आपको दे देंगे। एक जीन एडिटिंग क्या है, तो ये हमारा CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी है दोस्तों। ये जीन एडिटिंग आपका टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसके द्वारा हम ह्यूमन, प्लांट, एनिमल का जीन को जो है चेंज कर सकते हैं। CRISPR का फुल फॉर्म है क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोम रिपीट्स, ठीक है। क्या होता है CRISPR, तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला नेचुरली रूप से रक्षा प्रणाली है, जो बैक्टीरिया को बचाता है बाहर से। अगर कोई वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो बैक्टीरिया को वो बचा लेता है। Cas9 क्या होता है, कैंची होता है, मोलिकुलर कैंची, जो DNA को अलग अलग लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे हमको चाहिए उस पर काट देगा। और ये CRISPR की मदद से जो है काम करता है, ठीक है। साइंटिस्ट जो है CRISPR-Cas9 की मदद से जो है जीन को एडिट कर देते हैं, अलग अलग जहाँ जहाँ हमको जीन चाहिए, DNA चाहिए उसको काट देगा, जो नहीं चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग छोटा RNA को बनाते हैं, जिसको बोलते हैं गाइड RNA। उसको इस तरह से बनाते हैं ताकि वो मैच करेगा, जहाँ पे काटना है वहाँ पे जाएगा, मैच कर लिया, हाँ भाई यहाँ पे मिल गया। फिर वो Cas9 को बोलता है, Cas9 एक एंजाइम होता है, वो उसको बोलता है ठीक है काट दो। तो वो जो Cas9 है वो दोनों जगह काट देता है। जैसे ऐसे हमारा डबल स्टैंड होता है ना DNA, तो यहाँ भी काट दिया, यहाँ भी काट दिया, काट के निकाल देता है। अगर लगेगा कि निकालना है तो निकाल दो, निकाल देगा, क्योंकि नहीं तो DNA अपने आप फिर से जुड़ जाएगा। तो जो काट के निकाल दिया निकल गया, फिर बाकी चीज़ जुड़ गया। या फिर हमको कुछ स्पेशल चीज़ डालना है तो वो भी हम डाल सकते हैं। इसके मदद से हम लोग नया जेनेटिक मटेरियल डाल सकते हैं, ठीक है। फसल में प्रयोग कर सकते हैं, उससे फसल का न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा। फसल का अगर मान लो कोई फसल छोटा है, हम चाहते हैं उसका हाइट लंबा हो, ज़्यादा फल ले, उसमें जल्दी से ग्रोथ हो जाए, नया जीन डाल सकते हैं। ऐसा चीज़ डाल सकते हैं जिसको वो कीड़ा मकोड़ा खाएगा ही नहीं, कीड़ा मकोड़ा से बचा रहेगा। जानवर को भी हम लोग अच्छा बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, जल्दी ग्रोथ हो जाएगा, मोटा होगा, ज़्यादा दूध देगा, है ना, बीमारी से बचा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग CRISPR-Cas9 के द्वारा जीन को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा समझाया हुआ है। मान लो ये टारगेट सीक्वेंस है जिसको हमको हटाना है, इसको हटाना है, ठीक है। तो जो हम गाइडेड RNA डाल रहे हैं उसमें भी यही वाला सीक्वेंस हम डाल देंगे। डालने के बाद वो मूव करते रहेगा, जैसे ही इससे मैच किया, ये मैच हो गया दोनों, तो यहाँ से जो कैंची है, कैंची निकलेगा और फिर ये वाला पोर्शन को काट देगा दोनों जगह से, ठीक है। दोनों जगह से वो काट दिया। काटने के बाद ये वाला जो पोर्शन है वो अलग हो जाएगा, निकल जाएगा, यहाँ से खाली हो गया, ठीक है। अब खाली जब हो जाएगा तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो हमने उसको छोड़ दे तो अपने आप ये जुड़ जाएगा, या तो फिर हम नया चीज़ डाल दें, उसमें एक नया चीज़ थोड़ा सा म्यूटेशन करें, या फिर हम जो चीज़ चाहते हैं डिजायरेबल चीज़ वो हम उसमें इंसर्ट कर दें, है ना, ठीक है दोस्तों। या तो फिर हम उसको डिलीट करके हटा दें, काट के निकाल दें, तो अपने आप ये जुड़ जाएगा।
या फिर थोड़ा सा हम उसमें चेंज कर दें म्यूटेशन, या फिर नया चीज़ हम उसमें इंसर्ट कर दें। तो क्रिस्पर Cas9 का अलग अलग चीज़ में यूज हो सकता है, जैसे जीन थेरेपी में होगा जहाँ पे जीन आप चेंज करोगे, डिजीज़ को आप नया चीज दवा बना सकते हो, डिजीज़ को हटा सकते हो, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा कर सकते हो, लाइव स्टॉक मतलब जानवर का इम्प्रूवमेंट कर सकते हो जीन चेंज करके, एनर्जी ऐसा बायोलॉजी बना सकते हो जो कंजर्वेशन हो, हम लोग हार्मफुल जो केमिकल्स होंगे, जीन्स होगा उसको हटा सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी बढ़ा सकते हैं, बहुत सारा भी चीज़ कर सकते हैं, हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ इशू है, जैसे कि एथिकल इशू है, मान लो जो टारगेट हम करना चाहते वो नहीं हो, या फिर कुछ और एडिट हो जाए, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या रेगुलेशन का इशू है, प्लस इन्फॉर्म में पहले मंजूरी लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर ग्लोबल कोलैबोरेशन भी चाहिए, ये नहीं कि जो अमीर देश हैं वही इसका फ़ायदा उठाए, गरीब कुछ ना कर पाए, पब्लिक को भी जोड़ना पड़ेगा और ये और भी सारा चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में देखें कि क्या क्या इसका दृष्टिकोण है, तो एफिशिएंसी इसमें बढ़ेगा, टारगेट जो हमारा है कि कुछ और हो जाए उसको हमको कम करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव जीन एडिटिंग टूल्स भी ढूंढना पड़ेगा, फिर क्रिस्पर Cas9 पे डिपेंड ना रहें। तो ये सारा कुछ चीज़ हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का बीमारी जेनेटिक स्ट्रक्चर हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट होता ही है ना, 99% जीन सेम होता है लेकिन 1% अलग होता है। तो सबका अलग अलग कुछ कुछ मान लो जीन के कारण बीमारी हो तो उनके लिए अलग अलग मेडिसिन बना सकते हैं हम लोग। कुछ एथिकल इशू है उस पर डिस्कशन करना पड़ेगा, नया नया ड्रग खोज सकते हैं, नया नया बीमारी खोज सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है दोस्तों। तो आशा करते हैं जो मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ाया है, क्या क्या पढ़ाएं, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ाया, या फिर इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब जो बेबी के बारे में पढ़ाया, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ। फिर हमने दूसरा चर्चा किया आपको प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल जो ट्रांसफ़र होता है वो, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा आपको किया है ना। फिर हम लोगों ने जीन थेरेपी के बारे में पढ़ाया आपको, जीन थेरेपी कैसे करते हैं, जीन थेरेपी क्या होता है, क्रिस्पर Cas9 कैसे काम करता है। उसके पहले हमने आपको टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ाया, और ये सब इमर्जिंग टॉपिक्स हैं, इससे क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। बायोटेक्नोलॉजी ऐसा टॉपिक है जिससे यूपीएससी ने 35 से 40 क्वेश्चन जो है पूछा है पिछले 10 साल में, मतलब हर साल समझ लो 1-2 क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन पूछ ही रहा है। 40 क्वेश्चन आप समझ लो, पिछले 15 साल में अगर 40 क्वेश्चन पूछा है तो आप समझ लो हर साल 2 से ढाई क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन वो पूछा है ना, टिश्यू कल्चर। तो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछा है। आप पेपर उठा के देखिए, आपको प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन मिलेगा, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है उससे क्वेश्चन मिलेगा, टिश्यू कल्चर से क्वेश्चन मिलेगा, और बहुत ही ये सब सिंपल चीज़ होते हैं। अगर आपको आता है तो आप मारेंगे, नहीं तो फिर गलत करके भी आएंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन भी कराएंगे। तो ये हमने आज बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 5 किया, कल हम लोग पार्ट 6 करेंगे, और हम लोग साथ ही साथ यूपीएससी के प्रीलिम्स का PYQ कर रहे हैं, और हमने सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करवा दिया है आपको, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, है ना। साइंस एंड टेक हम लोग अभी कर रहे हैं, इसमें एनर्जी, डिफेंस, स्पेस ये सारा ख़त्म हो गया है, हम लोग अभी बायोटेक कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बायोटेक का ये 5वां पार्ट है। तो सारा चीज़ आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। हमने विजन IAS का PT 365 का मैगजीन भी किया है, हमने इसके पहले आपको करंट अफेयर में भी पढ़ाते रहे हैं। CSAT में हम लोगों ने पूरा कंप्रिहेंसन कर लिया है, और आप देखिए कंप्रिहेंसन आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग साथ ही साथ डेली CSAT का प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको करवा रहे हैं, PYQ, और टेस्ट पेपर भी प्रीलिम्स का करवा रहे हैं। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और एक बार ज़रूर विजिट करें, चैनल देखिए, आपको पता चलेगा कि किस तरह से यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, और किस तरह से आपको डिटेल में क्वालिटी कंटेंट आपको पढ़ना है। कुछ भी पढ़ने से यूपीएससी नहीं निकलता, आपको क्वालिटी और गुणवत्तापूर्ण जो है पढ़ना पड़ेगा, और डिटेल गहराई में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अभी यूपीएससी का टाइम भी बढ़ गया है, 20 दिन एक्स्ट्रा मिला है, तो इसको बर्बाद नहीं करना है, मन लगा के पढ़िए। हम आप यही भगवान से इच्छा करते हैं कि आप जो है, और मंगल कामना करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी एक अच्छा ऑफिसर बने, देश के लिए सेवा कीजिए, ठीक है। और जो आप मेहनत कर रहे हैं बस हम उसमें थोड़ा सा आपके लिए सपोर्ट कर पाएँ, यही भगवान से इच्छा करते हैं। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।